नमस्कार, स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों और माफियाओं के खिलाफ योगी सरकार का हंटर लगातार चल रहा है। माफिया मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, खान मुबारक के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब पश्चिमी यूपी के कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दो के आलीशान घर पर योगी सरकार का पीला पंजा चला। गुरुवार को बद्दो के आलीशान कोठी को मेरठ विकास प्राधिकरण ने ढा दिया। एक रिपोर्ट आप देखिए कि क्या कुछ हुआ और उसके बाद हम बात करेंगे योगी के मिशन क्लीन की। पहले गरीबों की, व्यापारियों की जमीनों पर ये माफिया कब्जा करते थे और आज जब इन माफियाओं की छाती पर बुलडोजर चल रहे हैं तो अपराधी तो भागा हुआ है। योगी सरकार में माफियाओं की खैर नहीं। योगी राज में पाप के साम्राज्य का हो रहा है खात्मा। कुख्यात बद्दो के किले पर चला योगी का बुलडोजर। देखते ही देखते ढह गया सालों पुराना जुर्म का किला। मेरठ में पाप की कमाई से बने डॉन बदन सिंह बद्दो के इस आलीशान कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया है। गुरुवार की सुबह भारी पुलिस बल के बीच 2.5 लाख के इनामी बदमाश बद्दो के किले को मेरठ विकास प्राधिकरण ने ढा दिया है। बदन सिंह बद्दो की कोठी का ध्वस्तीकरण शुरू हो चुका है और आप देख रहे हैं किस तरीके से ये दीवार गिरा दी गई है। फिलहाल ये दीवार तो पड़ोसियों की थी, इस पे ही रजामंदी नहीं बन रही थी, लेकिन अब इस दीवार को गिराकर ये बुलडोजर, ये जेसीबी आगे बढ़ेगा और वो जो आपको नजर आ रहा है वो मकान, ये बुलडोजर और हथौड़े लिए हुए कारीगर गिराएंगे। अभी यहाँ पर रास्ता बनाया जा रहा है। हम इस समय बदन सिंह बद्दो की जो अवैध रूप से प्रॉपर्टी कमाई गई थी उसमें खड़े हैं और अब आप देखिए कि किस तरीके से ये कार्रवाई शुरू हो गई है। एसपी सिटी है, एसीएम सुनीता सिंह है और एमडीए के सारे अधिकारी यहाँ पर हैं। कुख्यात बदन सिंह के खिलाफ हत्या, डकैती, लूट और जबरन वसूली के 30 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। बद्दो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वांछित अपराधी है, जिसके सर पर 2.5 लाख रुपए का इनाम है। बद्दो पुलिस की गिरफ्त में तो आया था, लेकिन कस्टडी से ही पुलिस कर्मियों को चकमा देकर फरार है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी है और इधर योगी सरकार उसके पाप के साम्राज्य पर भी जोरदार चोट कर रही है। एमडीए की टीम ने इसमें सारी चीजें जांच पड़ताल के पश्चात इसे अवैध पाया गया। उसी की प्रक्रिया के तहत एमडीए और पुलिस की टीम इस बिल्डिंग की ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से बदन सिंह बद्दो यहाँ से फरार है, उसको लेकर के क्या कार्रवाई चल रही है, उसको लेकर क्या बताना चाहिए? उसके लिए मेरठ पुलिस में भी एक टीम गठित की गई है, साथ यूपीएसटीएफ लगी है। पुलिस महानिरीक्षक महोदय द्वारा उस पर 2.5 लाख रुपए का रिवार्ड भी घोषित किया गया है और जो भी विधिक प्रक्रिया है वो सारी पुलिस यहाँ की पूरी कर रही है। क्या बदन सिंह बद्दो के जो साथी हैं उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है? निश्चित रूप से ये जितने साथी उसके हैं बगाने में थे, सभी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत करके जेल भेजा गया था और उसमें जिनके मुख्य भूमिका आई है, ऐसे लोगों को भी जो है उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। गैंगस्टर के तहत भी कार्रवाई की जा रही है। बदन सिंह बद्दो के परिजनों ने कानूनी पेचीदगियों का फायदा उठाकर कार्रवाई से बचने की पुरजोर कोशिश की है, लेकिन उनकी ये चाल योगी सरकार के आगे कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद गुरुवार की सुबह मेरठ विकास प्राधिकरण का पीला पंजा बद्दो की कोठी तक पहुंच गया और देखते ही देखते अवैध कमाई से बनी ये आलीशान कोठी जमींदोज हो गई। ये जैसा कि आप लोग जानते हैं, पश्चिमी यूपी में ये माफिया बदन सिंह बद्दो है, जिसको न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा हो चुकी थी और ये फर्रुखाबाद पुलिस की कस्टडी से इसी के दौरान मेरठ आए समय फरार हो गया था। और इसी के क्रम में पुलिस ने अभी 1 महीने पहले इसके घर में न्यायालय के आदेश के अनुरूप कुर्की की कार्रवाई की थी पूरी संपत्तियों की। और उसके बाद एमडीए में एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ था जिसमें ये निकलकर सामने आया कि इसने अपने रसूख और बाहुबल से यहाँ बगैर नक्शे पास कराए और तमाम अनियमितताओं के तहत बिल्डिंग बना रखी थी। उसमें सारी प्रोसेस पूरी की गई। एमडीए द्वारा इसे बार बार नोटिस दिया गया, इसने अपील की। सारी चीज़ों के पश्चात इस बिल्डिंग के अवैध पाते हुए इसके ध्वस्तीकरण के आदेश दिए गए और उसी के क्रम में एमडीए की टीम और पुलिस के सहयोग से इस बिल्डिंग को आज ध्वस्त कर रही है और इसे कब्जा मुक्त कराया जा रहा है।
योगी सरकार की मंशा साफ है कि यूपी में अपराधियों, माफियाओं के हर पाप का हिसाब होगा। अपराधी किसी भी जाति या मजहब का होगा, उसके खिलाफ सरकारी हथौड़ा जरूर चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। तो बदन सिंह बद्दो के तूती बोला करती थी और उसके बाद बदन सिंह बद्दो पिछली सरकार में अगर देखा जाए तो किसी भी सरकार ने इतनी बड़ी कार्रवाई करने की कोशिश तक नहीं की, लेकिन मौजूदा सरकार में ऑपरेशन क्लीन, मिशन क्लीन जो सीएम योगी आदित्यनाथ का है, उसमें मुख्तार अंसारी क्या, अतीक अहमद क्या, ब्रजेश विनय सिंह क्या और ऐसे तमाम जो कद्दावर एक तरीके से माफिया हुआ करते थे, जिनका कद इतना ऊंचा होता था कि सरकार उससे छोटी साबित होती थी, इस सरकार में वो बहुत हद तक चीजें बदल चुकी हैं। इसी पर बात करने के लिए और बड़ी बहस करने के लिए आज हमारे साथ विनोद कटियार, बीजेपी विधायक, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद हैं। अजय वर्मा स्टूडियो में मौजूद है, कांग्रेस नेता है, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। कपिल श्रीवास्तव हमारे साथ समाजवादी पार्टी से कपिश जी जुड़ गए हैं और पूर्व आईपीएस हमारे साथ सूर्य कुमार शुक्ला भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कपिश साहब से सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूंगा कि बदन सिंह बद्दो हुआ, मुख्तार अंसारी हुआ, अतीक अहमद हुआ और ऐसे बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है, फेहरिस्त है, जो हाल फिलहाल में हमने देखा कि ऑपरेशन क्लीन, मिशन क्लीन जो चल रहा है, इसके बाद वो गिरफ्त में आए, उनकी तमाम जो प्रॉपर्टीज थी, जो उनके झूठ के पुलंदे जुर्म का किला था, वो सब ढहाया गया। इस पर समाजवादी पार्टी का क्या रुख है? देखिए, शब्दावलियों में जुर्म का किला और ये सारी चीज कह देना बहुत आसान होता है, लेकिन मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। विधायक जी जुड़ गए, कुछ चीजें जो जनता के बीच एक इनकी दुर्भावना बसी है और साथ ही ये कुछ क्वेश्चंस हैं उनसे कि वो इस किस आधार पे ये ध्वस्तीकरण करते हैं, किस कानून के तहत करते हैं। ये कानून लागू करने के लिए एप्रोप्रिएट जो जांच होती है वो सक्षम प्राधिकारी कौन होता है? क्या वो शासन और प्रशासन के मंशा के अनुरूप खेलता कूदता है या वास्तव में न्याय करता है? क्योंकि 2-4 नाम जो आप गिना दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश में सिर्फ इन्हीं की हनक नहीं चलती है, बहुत सी ऐसे लोगों की हनक चलती है। और भारतीय जनता पार्टी में तो ना जाने कितने क्रिमिनल्स हैं जो विधायक और सांसद बन करके बैठे हैं, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए। ठीक, ये कहने की जरूरत नहीं, उनके खिलाफ भी आपराधिक मुकदमे हैं। इन्हीं के विधायक जो हैं सुल्तानपुर से, उन्होंने बकायदा 40-50 लोगों की लिस्ट जारी की थी जो इनके समर्थित लोग हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की योगी सरकार ने? क्योंकि देखिए, अपराध पर बिल्कुल नियंत्रण लगाई, कोई हर्जा नहीं है, समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी है, लेकिन सेलेक्टिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपका पॉइंट है कि ये जो कार्रवाई है बहुत सेलेक्टिव है, ये सिर्फ उन पर है जो दूसरी पार्टियों से ताल्लुक रखते हैं या इनकी पार्टियों से ताल्लुक नहीं रखते, ये सिर्फ कार्रवाई उन पर है। कपिश, मैं आपको यही सवाल लेकर जा रहा हूं, मैं यही आपका सवाल लेकर जा रहा हूं, जो अपराधी हैं मैं यही सवाल पूछ लेता हूं विधायक जी से, मैं यही सवाल पूछ लेता हूं। विनोद साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है? के विधायक की लिस्ट कह रही है। विनोद जी, जरा जवाब दीजिए कि कार्रवाई क्या सिलेक्टिव है, सिर्फ उन्हीं पर है या तो जो दूसरे पार्टियों से ताल्लुकात रखते हो या आपकी पार्टी से एटलीस्ट ताल्लुकात ना रखते हो? देखिए भाई साहब, अभी जो सपा के प्रवक्ता महोदय जो बात कह रहे हैं, हमें ऐसा लगता है कि जब सरकार न्याय की बात करती है, जब सरकार कोई एक्शन लेती है, तो इनको कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है। और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार में गुंडागर्दी को खत्म किया गया है, जिस तरह से बड़े बड़े माफिया आज उत्तर प्रदेश से बाहर भाग रहे हैं और जिस तरह से माफिया अब उत्तर प्रदेश में अगर दूसरी जेलों में अब वापस नहीं आना चाह रहे हैं, उसका एक ही रीजन है कि उत्तर प्रदेश सरकार सख्त हो गई है। अब उत्तर प्रदेश में आपने जिसका जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि पंजाब का मामला भी हाल फिलहाल में कोर्ट तक भी पहुंचा था और कानून मुख्तार अंसारी का। मैं जरा उसी को लेकर कांग्रेस के पास ही चल लेता हूँ। अजय जी, मुख्तार अंसारी हो चाहे अतीक अहमद हो, ठीक है अजय जी, क्या दूसरी सरकारें या दूसरी पार्टियों की जिन राज्यों में सरकार है वो उन लोगों को संरक्षण दे रही है कि आप हमारे राज्य में हैं, यहीं सुरक्षित रहिए, वहां जाएंगे तो मारे जाएंगे, इससे बेहतर आप यहाँ रहिए? देखिए, इस राज्य सरकार के जो मुख्यमंत्री या बड़े नेता हैं, इनका कोई कनेक्शन नहीं होता। तुषार जी, एक बात बताऊं आपको, जेल मैनुअल और नियम संसाधन क्या कहता है, जब हम कोई इनसे चीज पूछते हैं और मोदी जी का नाम लेते हैं तो ये कहते हैं कि नहीं साहब, ये तो प्रशासन का काम है, पुलिस का काम है, और हमारे ऊपर ये कहते हैं कि साहब ये मुख्यमंत्री बचा रहे हैं या देश के नेता बचा रहे हैं। तो ये डबल पॉलिसी का गेम
ये लोग इसलिए कर रहे हैं कि इनकी इंटेंशन और इनकी ये जो है एक तरह की रणनीति है। क्या रणनीति है, क्रोनोलॉजी समझो आप। ये रणनीति ये है कि ये मुख्य मुद्दों से हिंदुस्तान ने उत्तर प्रदेश के लोगों का ध्यान भटकाना चाहते हैं। सुबह ही अखबार उठाइए हिंदी और इंग्लिश के, रोज हत्या, लूट, बलात्कार, और इवन अब तो हद हो गई कि पुलिस भी धमका रही है। मैं आज पढ़ रहा था एक अखबार में किसी में सुबह कि एक बीजेपी के नेता को पुलिस का सीओ, मैं सीओ संडीला हूं, भूसा भर दूंगा, 2 साल में उठा के रख दूंगा। मतलब ये समझ लीजिए एक बीजेपी का ही इनका प्रवक्ता था। गुंडे तो गुंडाई कर ही रहे हैं, पुलिस भी ऐसे गुंडे। इस तरह की जब घटनाएं खबर दिखती हैं, बलात्कार की, रेप की, लूट की, डकैती की, ज्वेलर्स, एक सोने चांदी का काम करने वाले रोज 24 लाख आज लूटे हैं, 48 लाख कल लूटे, रोज उड़ते हैं। तो सरकार मुख्य मुद्दों से भटकाकर किसानों के मुद्दों से भटकाकर ग्राउंड पर कितनी स्थिति बदलती है और पहले की सरकारें कितना एक कहना चाहिए मैं वो आंकड़े भी तो साफ दूंगा आपको। मैं आप लोगों के पास आ रहा हूं, मैं एक फाइनल कर दूं, केवल फाइनल मैं वो आंकड़े भी दूंगा। सरकार का टारगेट ये है कि उत्तर प्रदेश में ना तो पेट्रोल डीजल वाली महंगाई की चर्चा करें लोग, ना रोजगार की करें, ना किसान करें, ना गुंडाई की करें, बस ध्यान यहां भटका दीजिए और मैं इस एजेंडे में सरकार सफल नहीं होगी। ठीक है, मैं जरा विनोद साहब से जवाब ले लेता हूं, फिर सूर्य कुमार साहब के पास जाऊंगा। विनोद जी जरा जवाब दीजिए कि मुख्य मुद्दों से हटाने के लिए आप ये सब करते हैं जैसे कि मुख्य मुद्दों से हट जाए जनता का ध्यान और आप अपनी सरकार चलाते रहें। अच्छा तुषार जी, आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी कम हुई है कि नहीं हुई है? और ये जो मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा ना, ये कम हुई कि नहीं हुई है? सिर्फ मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा सर। 0.30% बढ़ गई है विधायक जी, बढ़ गई है। आप आंकड़े उठा के देखिए अपराध के। आपको इन्हीं के आंकड़े हैं, आंकड़े नहीं पता है तो भाई साहब चुप रहिए। विनोद जी गूगल पे डाल लीजिए, मैं 2 आंकड़े भेज रहा हूँ, आप विनोद जी उठा के देख लीजिए, बढ़ गए हैं गुंडे। खड़ा करने की जिम्मेदारी है और आप अपने ही आंकड़ों को झुठलाने की कोशिश कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में इस समय जो है सूर्य कुमार मेरी आवाज पहुंच रही है जो कि पहले सब ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा सूर्य कुमार साहब। बेटियों की इज्जत जो मैं ये समझना चाहता हूं सूर्य कुमार साहब आपसे कि क्राइम हेवन और क्रिमिनल हेवन कितनी सरकारें पिछली थी और आज की सरकार में आपके बहुत सारे सोर्सेज होंगे जो आपको बताते होंगे कि किस तरीके से सरकार सख्त है, नहीं है, सिलेक्टिव है या नहीं है। आपको क्या इंफॉर्मेशन मिल पाती है? जी, मेरी जो तमाम पुलिस अधिकारियों से बातचीत होती रहती है तो उसके आधार पर वो लोग इन बातों की तारीफ करते हैं कि आज की तारीख में जैसे ये कई नए प्रयोग अपराधियों को दबाने के लिए किए गए हैं कि जैसे दंगाइयों से उनके पोस्टर चिपका देने की, उनकी संपत्तियां जब्त करने, उनसे क्षतिपूर्ति करने का काम, कि जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई उसे की जाए। इसी तरह जो ये ध्वस्तीकरण का काम किया है सरकार ने कि जो आपराधिक कमाई के द्वारा बिल्डिंगें बनाई गई हैं उनको चेक करके और उनका ध्वस्तीकरण किया जाए और इनकाउंटर जो बड़े बड़े अपराधी जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री है उनके इनकाउंटर किए जाए। तो पुलिस में जनरली इसका समर्थन हुआ है, पुलिस खुश हुई है कि कोई सरकार है जो हमको ये इस मामले में खुला हाथ दे रही है कि हाँ अपराधियों को दबाओ, नहीं तो लेकिन सूर्य कुमार साहब क्या सिलेक्टिव होता है? देखिए सरकारें तो सभी ये चाहा करती हैं कि हाँ कंट्रोल हो, लेकिन जो व्यक्तिगत रूप से तमाम लोग होते हैं जो समाज में प्रभावशाली होते हैं, वो राजनीति में भी होते हैं, व्यवसाय में भी होते हैं, अन्य कामों में भी होते हैं, तो वो अपने हितों के अनुसार आरोप ये लग रहा है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों का एक बात का कहना है कि ये जो कार्रवाइयां होती है या तो ये आम लोगों पर होती हैं जिनसे सरकार को कोई फायदा नहीं, या फिर सेलेक्टिव लोगों पर होती है जो सरकार के काम का है क्रिमिनल उसको रोक लेते हैं। ऐसा समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों का कहना है, क्या ये होता है? देखिए प्रैक्टिस में जो ज्यादा सक्रिय बदमाश होता है तो उस पर पुलिस को कार्यवाही करनी चाहिए और पुलिस करती भी। अब जैसे कोई बड़ी घटना हो गई तो सबकी नजर, आपकी भी और पॉलिटिकल पार्टीज की भी नजर उस पर जाती है। और इसी तरह जो लंबे हिस्ट्री सीटर हैं जिनके 40 मुकदमे हैं, जिन्होंने फरार चल रहे, जैसे अभी आप नाम ले रहे थे बदन सिंह बद्दो का, कि वो फरार भी चल रहा है और फिर भी उस पर उसकी बिल्डिंगें बन रही हैं, उस पर काम चल रहा है। बिल्कुल।
तो ये प्रेफरेंस छिपता नहीं है। ये जो सक्रिय बदमाश है तो पुलिस। ठीक है सर, मैं लौटता हूं आपके पास। कपिश, आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। यानी जिनकी लंबी क्रिमिनल हिस्ट्री हो। देखिए, हमारी दो चीजें और साथ जी, मैंने विधायक जी को भी सुना है और मैंने आदरणीय शुक्ला जी को भी सुना है। दोनों लोग मिल करके एक जवाब देना। एक तो शुक्ला जी को लगता है, शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास। विधानसभा कपिश जी आपको कुछ पूछना चाह रहे हैं, जरा उसका भी सुन लीजिए। मैं एक चीज ये कहना चाहता हूं कि शुक्ला जी ने जिस आधार पे बात कही कि बैनर पोस्टर लगाना और ये सारी चीज, उससे अगर कोई अपराध रुका तो वो बता दें। दूसरी चीज, क्या हमारे शुक्ला जी आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं, इनको माननीय न्यायालय के आदेशों पर भी कुछ भरोसा है कि नहीं है, जिसमें योगी सरकार के इस गैर विधिक फैसलों का उन्होंने लताड़ लगाई थी। तो शुक्ला जी अगर लाभार्थी हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो मुझे नहीं समझ में आता, जैसे तमाम उनके मित्र जो उनके साथ काम किए थे, ब्रिजलाल साहब हो या अब तो गोगोई साहब भी राज्यसभा पहुंच चुके हैं, अगर कोई उनके अंदर मंशा हो तो वो भी बता दें, क्योंकि अंदर की मंशा जो वो व्यक्त कर रहे हैं वो समझ से परे हो जा रही है। क्योंकि देखिए, सीधी सी बात मैं एक पूछ रहा हूं कि आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय कटियार साहब, एक बात बता दीजिए कि जो ध्वस्तीकरण का कार्य सरकार के आदेश पर किया जा रहा है, ये किस कानून के तहत किया जा रहा है? क्या इससे किसी न्यायालय से परमिशन लिया जाता है या स्वतः ये पता? मैं ये सवाल दोनों से पूछूंगा। पहले विनोद के पास चल रहा है, पहले कटियार साहब के पास चल रहा हूं, पहले उनसे पूछता हूं, फिर टेक्निकलिटी जो आपने पूछी है वो शुक्ला जी क्लियर करेंगे। विनोद साहब, पहले जवाब दीजिए। देखिए तुषार जी, जो हमारे सपा के प्रवक्ता है, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं, हमारी सरकार नियमों के आधार पर चलती है, हमारी सरकार संविधान के आधार पर चल रही है। नियम पूछ रहे, बताइए ना किस धारा के तहत करते हैं? सुनिए, आपको बता रहा हूं, अधिनियम के किस सेक्शन के तहत करते हैं? क्योंकि आप टेक्निकलिटी पूछ रहे हैं, शुक्ला जी ज्यादा बेहतर तरीके से क्लियर कर पाए शायद। मैं कपिल साहब जा रहा हूं ना, रुकिए। शुक्ला जी जरा ये क्लियर कीजिए, क्या ये प्रावधान है, क्या ये नियम है, ऐसा किया जा सकता है या ये नियम के विरुद्ध होता है? टेक्निकलिटी को क्लियर कीजिए। रुक जाइए, कटियार साहब आ रहा हूं। उत्तर प्रदेश में एक नगर विकास अधिनियम बना हुआ है। उस नगर विकास अधिनियम की धारा 28 के अंतर्गत ये अधिकार होता है एमडीए को या एलडीए या बीडीए या जो भी विकास प्राधिकरण है, कि एक तो ये अधिनियम होता है कि वो अगर नियमों के विपरीत कोई अतिक्रमण करके बिल्डिंग बन गई है, यानी कि कोई जमीन ऐसी है जो सरकारी की है या किसी और की है, या नक्शा के विपरीत बना लिया गया है या दुरुपयोग किया गया है, तो उसका ध्वस्तीकरण करने का प्रोविजन होता है। ठीक है, कपिश मैं आपके पास आऊंगा, पहले जवाब आता है, फिर वो ठीक है। शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास। आदरणीय शुक्ला जी, जो नियम आप हमें बता रहे हैं डेवलपमेंट अथॉरिटी और नगर निगम के, ये नियम अतिक्रमण और अवैध निर्माण के लिए है, किसी के भी लिए। उसमें अतिक्रमण और अवैध निर्माण इस हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की लिस्ट में आपको देता हूं। बहुत बहुत बड़े नेता और बहुत बहुत बड़े व्यापारियों ने, मेरठ का ही अगर मैं बताऊं तो मेरठ की एक जमीन है, मेरे एक दोस्त है बैंक मैनेजर, और मेन रोड पर वहां अतिक्रमण और अवैध निर्माण कर रखा है और आज तक उनको उसका कुछ नहीं मिल पाया है। लेकिन एक बात बताओ, 200 करोड़ की जमीन। ठीक है, पहले कपिश साहब का भी रिएक्शन ले लो, फिर आ रहा हूं। कपिश साहब, शुक्ला जी को बता दूं कि मैं स्वयं एक अधिवक्ता हूं और रोज इन विधियों के साथ हम दो चार होते हैं। मैं आपको नियम क्लियर कर दूं, जिस सेक्शन के तहत आपने बताया आदरणीय शुक्ला जी, उसके प्रावधान हैं, उसके प्रावधान को पूरा करने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। मैं पूछता हूं कि जितने भी ध्वस्तीकरण किए जा रहे हैं, क्या इसकी समुचित समय पे 2 महीने के अंदर नोटिस दी गई है? उनकी नोटिस का जवाब लिया गया है? एट दी आटम पाटम। लेकिन वर्मा जी और कपिल साहब दोनों मुझे एक बात बताइए, अगर किसी क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो फिर पेट में दर्द विपक्ष के क्यों है? नहीं हो रहा दर्द। नहीं, बात उसकी नहीं है, पेट में दर्द क्यों की बात नहीं है। कपिल साहब, पेट में दर्द क्यों? कोई भी हलक देखिए, ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं कि नियमों के विरुद्ध हो गया, मैं आपकी बात ऊंची कर देता हूं सर। आप कानून मुझसे बेहतर समझते हैं, आप कानून मुझसे बेहतर समझते हैं, लेकिन मुझे एक बात समझ आइए, एक बात मैं समझना चाहता हूं, आपसे भी मैं यही सवाल करूंगा। किसी क्रिमिनल के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो पहला सेंटेंस ये क्यों नहीं होता कि ठीक हुआ, लेकिन नियमों के साथ होता तो बेहतर होता? पेट में दर्द क्यों होने लगता है? कपिल साहब पहले आप, फिर तुषार भाई
पहली बात तो यह कि पत्रकारिता में जब आप चोट करा कीजिए तो कुछ ऐसा किया कीजिए कि वो गैर विधिक ना होने पाए। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पेट में दर्द आप जो कह रहे हैं, अगर कानून की हत्या की जाएगी तो हमारे लिए कानून बड़ा है, अपराधी बड़ा नहीं है। अगर सरकार भी गैर कानूनी काम करना शुरू कर दे, अच्छे लोगों का एनकाउंटर शुरू कर दे, तो हम ताली नहीं बैठ करके बजाएंगे। मैं सीधी बात ये कह रहा हूं कि अगर कोई आपने क्राइम किया है तो आईपीसी के सेक्शन या स्पेशल एक्ट के सेक्शन के तहत उसको मिलने वाला जो शस्ति है। शुक्ला जी, आपको कुछ कहना चाहते हैं? शुक्ला जी, मेरी बात को समझिए, मैं क्या कह रहा हूं। गैर कानूनी काम कोई नहीं कर सकता है, और ये ध्वस्तीकरण के अंदर किसी भी नोटिस का सर्विस नहीं किया गया है, न ही प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत को अनुपालन ही सुनिश्चित किया गया है माननीय सरकार के द्वारा। होती है में जो विरोधी दल होता है, विरोधी दल का ये काम होता है कि कोई न कोई विरोध करने के लिए जो अपना योजना है उसमें शुक्ला जी, मैं विधिक रूप से आपसे पूछ रहा हूँ, विधिक रूप से जवाब दीजिए। द्वारा जनता अगर आपको भारतीय जनता पार्टी विधायक बनाने वाली है तो बात अलग है, लेकिन कानूनन बात कीजिए। आप एक आईपीएस अधिकारी रहे, मेरे विधिक प्रश्नों का मेरा विधिक जवाब दीजिए। साहब, अपने मतलब की बात नहीं है तो उसे लालच के चश्मे से मत तो देखिए। मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। आपके मुताबिक की बात नहीं है तो उसे क्यों फिर लालच के चश्मे से देख रहे हैं? हमारे यहाँ कानूनी हिटलरशाही कहना चाहिए या डिक्टेटरशिप नहीं। ये जो काम हो रहे हैं, जैसे अभी शुक्ला साहब बता रहे थे, कपीश जी तो वकील साहब हैं, आर्टिकल 28 के बता रहे थे, उसमें बड़ा साफ सीधा सीधा लिखा हुआ है कि आर्टिकल 28 में अवैध निर्माण या सरकारी जमीन पर यदि कोई कब्जा कर सकता है तो विद द परमिशन ऑफ द और फॉर्मेलिटीज उसको करके आप उसके एक सिस्टम है, सिस्टम के तहत तोड़ सकते हैं। लेकिन पावर की हनक में आप वेरी फर्स्ट डे मेरा भी तोड़ सकते हैं। ये है पावर की हनक। बदमाशों का हम सपोर्ट नहीं करते, ना बदमाशों के हम फेवर में, ना कांग्रेस पार्टी बदमाशों के साथ थी, ना है, ना होगी। आप बदमाश मारिए, लूट करिए। मैंने आपको अभी बता रहा था एक किस्सा, प्रतापगढ़ में आज 3 पुलिस वाले और 3 इंस्पेक्टरों के खिलाफ एक हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। मतलब जब आप गुंडे तो गुंडे उत्तर, और मैं अपने भाई विधायक जी बैठे हैं, इनको बताऊं, अगर ये ग्राफ उठा के देखें क्राइम्स के जितने भी हैं, गूगल खोलें तो उत्तर प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा हुआ है, घटा हुआ कहीं नहीं है। ये मैं विद द चैलेंज कह रहा हूं। और दोनों तीनों आंकड़े, चूंकि वो कागज में लाया नहीं, और झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं है। चूंकि मैं अभी खोलूंगा तो गूगल ज्ञान हो जाएगा। मेरे पे एक एक आंकड़ा अटैच है, यहाँ का भी और दिल्ली का भी और देश का भी। तो ये जो ये सरकार कार्यवाही करे बदमाशों, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देश में अमन हो, प्रदेश में अमन हो। लेकिन ये जो प्रदेश में लूट डकैती, ज्वेलर, सोड़कारों की हत्या, बलात्कार, छोटी बच्चियों से, खाली इन बदमाशों को मार के दिखाने से ये क्यों नहीं कम हो रहे हैं, ये क्यों बढ़ रहे हैं? मारिए आप, करिए आप। कोई यहाँ डिक्टेटरशिप, कोई अगर किम जोन को मार दिया तो उत्तर प्रदेश शांत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा कि 75 जिले हैं, ऐसे बहुत सारे तो अतिक्रमण और वो प्रदेश के बहुत सारे सफेदपोश नेताओं पे और बहुत सारे बड़े धन्ना सेठों पर हैं, उनकी भी कार्यवाही तोड़नी करो। कानून तो सबके लिए समान है, चाहे वो राजा के लिए और प्रजा। विनोद साहब, जवाब दीजिए। देखिए तुषार जी, उत्तर प्रदेश सरकार ना किसी दुर्भाव से, ना किसी वैमनस्यता से, कानून के साथ और कानून के साथ में ताल से ताल मिलाकर जो भी कार्रवाई संभव हो पा रही है माफियाओं के खिलाफ, गुंडों के खिलाफ, वो की जा रही है। अच्छा, उसमें अतीक अहमद पड़ जाए, चाहे वो मुख्तार अंसारी पड़ जाए या कोई और पड़ जाए, हमारी सरकार पारदर्शी तरीके से कार्य कर रही है, ना कोई भेदभाव कर रही है और ना भेदभाव करने की। ठीक है, मैं आपकी बात मान रहा हूं, लेकिन यकीन भी तो सबको आना चाहिए ना। यकीन करने को तो ना वर्मा जी तैयार हैं और ना ही श्रीवास्तव साहब तैयार हैं। फिर आप यकीन कैसे दिलाएंगे? या तो कुछ आंकड़े लाइए ऐसे, या तो कोई बात बताइए। हाँ, कागज पे बताइए। विधायक जी, आप तो सदन हैं। उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ में से आपके बयानवीर, आपके वीर, आपके प्रवक्ता, आपके पार्टी और आपके अफसरों को छोड़ दीजिए, और ये आपके बीजेपी के कार्यकर्ता, और कोई यकीन नहीं कर रहा। नहीं, ऐसा है ना। देखिए, इसीलिए क्योंकि आप लोगों ने तो गुंडागर्दी की सरकार बना रखी थी। अब हमने जब पारदर्शी सरकार बनाई है, भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाई है, गुंडागर्दी रहित सरकार बनाई है, तो निश्चित रूप से अभी साहब सड़कें बनाई हैं, गुंडा मुक्त सरकार बनाई है, मुस्कुरा क्यों गए आप? पूरा उत्तर प्रदेश गड्ढा युक्त है। उत्तर प्रदेश सरकार, पूरा उत्तर प्रदेश अपराध युक्त है।
और कहते हैं कि अपराध मुक्त सरकार है। पर आरोप लगा अभी रहे आप हैं। देखिए, मुझे हंसी आती है। पूरे इंडिया वो के अंदर भूल गए उत्तर प्रदेश जब आप अपनी यौन सरकार अपराध में में अपने नंबर 1 गिरवान पे में है। आपने झांक नहीं देखा। और इन्हीं के किस तरह एनसीआरबी के आंकड़े होते मैंने थे। दिए हैं एनसीआर कि सड़कों कुल पे मिला के नंगा जो नाच अपराध होता था। है वो ये पंजाब की सरकार 2017 है के भाई, बाद से नौजवानों लेकर की सरकार आज है, तक उत्तर मजदूरों प्रदेश की के सरकार अंदर है। वो 7.30% बढ़ गए। सरकार ये है। एनसीआरबी के आंकड़े हैं, समाजवादी पार्टी के आंकड़े नहीं है। और दूसरी ये चीज मैं भैया, जो विधायक जी से आप पूछ कहाँ रहा से- हूँ, जो माननीय ऐसा शुक्ला जी से आंकड़े- पूछ रहा आंकड़े हूँ, के लिए हमें वो लगता है विधि आपकी सम्मत नहीं जवाब ही नहीं मिल रहा हुई है। एक विधि को बनाता है और दूसरा एक्सरसाइज करता रहा। नई एजेंसी मैं दोनों से कम मेरिट की बहस चाहता हूँ। मैं तो अधिवक्ता हूँ, इसलिए मेरिट की बहस करता हूँ। मैं पॉइंटेड बातें कर रहा हूँ और ये उस बातों से भाग रहे हैं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि आदरणीय विधायक जी, आदरणीय शुक्ला जी, सिर्फ ये बताइए कि जो अपराधियों का गिराया जा रहा है या किसी का मकान गिराया जा रहा है, उसके अंदर जो सेक्शन 28 के अंदर जो प्रावधान है उसको फुलफिल क्यों नहीं कर रही है सरकार। और दूसरी चीज ये पूछ रहे हैं कि अगर आप सेलेक्टिव ढंग से काम करेंगे तो देश कैसे आप पर विश्वास करेगा, प्रदेश आप पर कैसे विश्वास करेगा। और ये बता दीजिए कि अभी जो एसएसपी साहब आपके जो मणिपाल फटीदार साहब हैं, उनके आपने मकान गिराए कि नहीं गिराए, उनको आपने पकड़ा कि नहीं पकड़ा, कि सहायता कर रहे हैं। कटियार जी जवाब दीजिए, जो आपके तमाम ब्यूरोक्रेसी से अभी लोग निकल कर आए इन पर अपराध हैं। एसएसपी को आपने हत्यारा बना दिया। अपने मंशा को पूरा करने के लिए, सरकार को रैंसम वसूल करने के लिए पटीदार के माध्यम से आपने एक एसएसपी को हत्यारा बना दिया और उसे भगा दिया। अगर भाजपा का भी कोई शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शुक्ला जी बोलिए। उसको भी जेल भेजा है। जी भाई साहब, मैं निवेदन ये करना चाहूंगा, पारदर्शी तरीके से सरकार चला, इसीलिए जनता हमारे साथ है और आप जनता से दूर हो चुके हैं, क्योंकि जनता आपको त्याग चुकी है। अरे विधिक रूप से जवाब दीजिए विधायक जी, आपके पास जवाब है नहीं, आप हरतुज करना चाहते हैं। मैं मेरिट की बात आपसे चाहता हूँ, विधि का निर्माण करने वाले का आप करते हैं और विधि को एक्सरसाइज करने का काम आदरणीय शुक्ला जी करते रहे और हम दोनों की तालमेलता को रखते हैं। इस पर न्याय साहब सुन लीजिए जरा शुक्ला जी को। जनता की नब्ज नहीं जानते हैं, यही एक रीजन है कि आप कटियार साहब आ रहे हैं, रुकिए। दिन पे दिन गिरता जा रहा है। भाई कटियार साहब तो सुनने के लिए तैयार नहीं है और बताने के लिए तैयार नहीं है, कोई मेरिट की बात करने के लिए तैयार हो रहे हैं। यानी कि देश का जो औसत 20% होना चाहिए, तो एनसीआरबी का एनालिसिस आप देख लीजिए, 15% क्राइम यूपी में टोटलिटी में हो रहे हैं, तो 5% कमी है। यानी कि और प्रदेशों के मुकाबले में ये शुक्ला जी आप अपने आंकड़े बना रहे हैं विधायकी लेने के लिए। वो तो कह रहे हैं ना, कोट कर रहे हैं एनसीआरबी का। मैं कह रहा हूँ 7.30% बढ़ गया है। मैं आपको साहब वो तो कोट कर रहे हैं ना एनसीआरबी का, अपने आंकड़े कहां बता रहे हैं? वो गलत कोट कर रहे हैं, वो गलत कोट कर रहे हैं। 7.30% आपके न्यूज चैनलों ने दिखाया है इस चीज को। इससे कैसे वो भाग सकते हैं? वो ये कह रहे हैं, नहीं वो ये कह रहे हैं कि दूसरे राज्यों के कंपैरिजन, वो दूसरे राज्यों का कंपैरिजन करके बता रहे हैं। ना करें, यूपी से कंपैरिजन करें, यूपी की बात हो रही है, यूपी की डिबेट है, यूपी का लोकप्रिय चैनल है। उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। महिलाओं के विरुद्ध जितने अपराध हो रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। और ये कैसे फिर तो राजस्थान और मध्य प्रदेश सब जगह की बात होनी चाहिए ना सर। फिर तो एनसीआरबी का आंकड़ों की बात करेंगे, दूसरे राज्यों में जाएंगे, फिर तो आप दोनों पे ही सवाल उठेंगे। जब दूसरे स्टेट्स की डिबेट होंगी, आज तो यूपी के बदन सिंह बदले बात, ये भी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। एक क्राइटेरिया है सक्रियता का, दूसरा ये क्राइटेरिया पॉइंटेड बात ही नहीं कर रहे शुक्ला जी। तो अगर कटियार साहब कम से कम आप जरा पॉइंटेड बताइए, यानी कि सीधे टॉपिक पर बात आकर बताइए। सब बोल रहे हैं, नहीं सीधे टॉपिक पर आकर शुक्ला जी मैं आ रहा हूँ आपके पास, रुकिए। कपिल साहब रुकिए, अब सुनिए, आपने सवाल बहुत कर लिए ना, अब आप सुनिए, जवाब तो सुन लीजिए। भागे होंगे, आपके कुलीग रहे होंगे। श्रीवास्तव साहब जवाब तो सुनिए। कहाँ गए, कम से कम यही बता दीजिए देश की जनता को। ठीक है, सवाल का जवाब लेते हैं ना आप। विनोद कटियार, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब आपको देना पड़ेगा, लेकिन पॉइंटेड। अगर दोबारा घुमाएंगे तो फिर सवाल होंगे। देखिए नहीं, मैं बताऊंगा पार्टी मैं कह रहा हूं, शुक्ला जी इसके बाद में आपसे जवाब लेता हूं। शुक्ला जी मैं लेता हूं जवाब।
ठीक, भारतीय जनता पार्टी शुक्ला जी आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं। गई है पाटीदार ने अगर शामिल होना चाहता है, सही जांच अगर एमएलसी करके साहब को उस भी पे लगता है कि चार्जशीट भारतीय लगा जनता पार्टी में शामिल होना, तो आप भी आ जाइए, आपको भी स्वागत है। किसी का हम दबाव लोग नहीं तो था समाज में कि पुलिस समाज ने के ही कार्य करने के जांच लिए की निकले है। हैं। अरे विधायक जी स्वागत, शुक्ला जी मैं आ रहा हूं आपके पास। पास कीजिए, हर आदमी का, हर व्यक्ति का पॉइंटेड स्वागत पास है। कीजिए विधायक शुक्ला जी, ये सबका स्वागत क्या है? छोड़िए। आप थोड़ा अपना जो खाली वीडियो आप है बताइए, इसे थोड़ा पॉइंटेड स्विच बताइए। ऑफ कर दीजिए। आप घुमाएंगे तो हम भी घुमा लेंगे। नहीं, आप तो घुमाते ही रहते हैं, हम तो पॉइंटेड बात पूछ रहे हैं अरे आपसे वाह। कि वो विधि बना दीजिए, वो मैं नियम और उदाहरण कानून से बना दीजिए, तुषार वो जी बता सरकार की दीजिए, नीति वो और नियम बता बताता हूं। दीजिए, वो अधिनियम ठीक और है, विनियम ठीक बना है, आप दीजिए। दोनों के पास में आ रहा हूं। वर्मा जी देखिए, एक उदाहरण से मैं सरकार की नीति और नियत बताता हूं कि क्या है। सुई से लेके परमाणु बम पर देश को आजादी दिला देने वाली कांग्रेस बीजेपी की निगाहों में और इनके प्रवक्ताओं की निगाहों में और गोदी मीडियाओं की निगाहों में देशद्रोही है। और एयरपोर्ट से लेके रेलवे बेच दिए, किसानों को बर्बाद कर दिया, नवरत्न कंपनी बेच दी। ये ऐसे भाजपा देशभक्त है, ऐसा कैसे? कॉमन बात करिए ना, ऐसे ही उत्तर प्रदेश की बात पे आ जाइए। शुगर मिल किसने बेची थी? आप पहले बात सुन लीजिए। शुगर मिल किसने बेची? बीच में मैं हम आपके बीच में नहीं बोले, सुन तो लो। ऐसे अब उत्तर प्रदेश के देश पे आ जाइए। ये अनुकरण देश, देखिए योगी बाबा अनुकरण कर रहे हैं मोदी बाबा का। देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी प्रधानमंत्री साहब का अनुकरण कर रहे हैं कि अगर कोई सवाल कर लेता है या इस तरह की एक आपने मामला चल रहा है बारकार एक बड़े चैनल के नाम का, अगर वो चैट किसी और की होती, अब तक राष्ट्रद्रोही देशद्रोही मुकदमा दर्ज हो जाता, चैनल बंद हो जाता और सारी चीजें हो जाती अब तक। लेकिन चूंकि अपोजिशन के लोग पूछ रहे हैं तो ना उस पर कोई कार्यवाही है, ना उस यही सोच योगी बाबा की है जो देश के ज्ञानवान डिग्रीधारी मोदी बाबा की है। तो इनकी सोच को आप कहां ले जाएंगे? ये हिटलर साई चलेगी जरूर, लेकिन इसका अंत बहुत जल्दी होगा। लेकिन 2019 में तो जनता ने आपकी बात मानी नहीं, ना समझी। अब आप चाहते हैं कि 2024 में जनता आपको सुने समझे और फिर आपको मौका दे और फिर आप आकर दुनिया बदलें। 19 से बुरा हाल 2024 हम तो उनको एक एक चीज बताते चल रहे हैं। ये डिवाइन लोकतंत्र में जनता तय करेगी, ये पूरा देश का सेमीफाइनल खेलने के लिए तो अभी आपको वैसे भी 2022 चुनाव दिखाना पड़ेगा ना। किस तरह से ये जीतते हैं पूरा देश जान रहा है। जैसे बंगाल में देख लीजिए क्या हाल कर रखा है। जब तक आप जीत रहे थे, जहां जहां आप जीत रहे थे वहां सब ठीक था। नहीं, जहां बीजेपी जीत रही है, आप कह रहे हैं कि वहां कैसे चुनाव जीता जाता है, ये सबको पता है। मैं हारी हुई 18 सीट तक चुनाव आयोग के नाम लेके कह रहा हूं, रात को रिजल्ट डिक्लेयर रोक दिया गया और अगले दिन जाते तो ईवीएम भी ठीक होती, फिर सारी चीजें ठीक होती। और अगर ये खिसियानी वाली बातें नहीं है। नहीं तुषार जी, मैं तो आपको फैक्ट्स बता रहा हूं, चूंकि आपने देखा ही देखा सारी संवैधानिक संस्थाएं, चाहे नहीं है सर, ये विनोद कटियार कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, वो किस तरह से काम कर रहा है पूरा देश देख रहा है, सब माननीय है। भ्रष्टाचार की जननी रही कांग्रेस, अब हमको भारतीय जनता पार्टी को पाठ पढ़ाएगी। भारतीय जनता पार्टी संविधान में विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी न इस तरह का चरित्र है और न भारतीय जनता पार्टी में इस तरह का कोई चेहरा है। सर्टिफिकेट ना दें, आप अपना सर्टिफिकेट अपने लिए मोहर लगा के ले लें। आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट कैसे है पूरा देश जानता है। मित्रों, राजस्थान में भी चुनाव, भाइयों बहनों मित्रों, हमारी डिग्री और हमारा सर्टिफिकेट पूरा देश जानता है। और 2019 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो ईवीएम खराब हो गया। अरे आप लोग दोहरी बात करते हैं, आपका चरित्र दोहरा है। हिटलर भी यही कहा करते थे। जर्मन के जो एडॉल्फ हिटलर थे तानाशाह शासक, वो पता है टीवी पे मन की बात रेडियो पर, और वो कहते थे मित्रों, फ्रेंड्स। और हश्र क्या हुआ जर्मन का कि जब जर्मन था तो पहले 10 में आता था, बाद में 100 पे आ गया। ये हिंदुस्तान जो 5 नंबर पे था पहले कांग्रेस के टाइम में 3rd पे आ गया था, अब ये 7वें नंबर पे पहुंच गया है। नेता नहीं चुन पा रहे हैं और अब की बार 20 से नीचे आ रहे हैं। आपको पता चल जाएगा कौन क्या आएगा। भविष्य तो आपके हाथ में है। जैसे सारी बालाकोट की और सारी चीजों की जानकारी बोलिए कपिल जी, चैट में थी, ठीक है वर्मा साहब, 500 पेज की चैट में पता थी, ऐसे ही आपकी सारी चीजें सबको पता है, पूरा देश देख रहा है। कपिल साहब, तभी तो आप विपक्ष का नेता नहीं बना पा रहे। मैं एक चीज कहना 50 चाहता से हूं, नीचे सीटें आपकी आ रही हैं, आपको शर्म आनी चाहिए। चलिए कपिल साहब लोग हैं, माफी मांगो, शर्म आनी चाहिए, बस ये आपने रट रखे हैं। ये कैसेट बंद कर दो, जनता के साथ जुड़ जाओ। अने आपका यहाँ तो 70 साल शासन कर लिया, 10 साल में साफ हो जाओगे। ठीक है वर्मा जी, कटियार साहब रुकिए, कटियार साहब, कपिल जी बोलिए, जवाब ले लीजिएगा। हाँ बोलिए कटियार साहब, मेरा जवाब दे दीजिएगा। मैं आपकी बातों पे पॉइंटेड शब्द रख रहा हूं। मैं एक चीज कह रहा हूं कि अगर कोई चुनाव का जीतना हारना
इस तरीके का महिमा मंडित करता है तो हमें आप बात बता दीजिए, या ईवीएम पे जो आपने प्रश्न खड़े किए मैं उसी पे पूछ रहा हूं कि आदरणीय मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारे दोनों एमएलसी जीत गए, चाहे शिक्षक चाहे स्नातक, सब पढ़े लिखों में जीते हैं। तो प्रधानमंत्री जी के कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर हम जीत रहे हैं तो आप मान लीजिए ना कि प्रधानमंत्री जी काम नहीं कर रहे हैं, इस्तीफा दे दीजिए। और ये भी मान लीजिए कि वो ईवीएम से नहीं हुआ, वो चूंकि बैलेट से हुआ इसलिए हम लोग जीत गए। तो अगर इसके विरुद्ध कोई आपके पास पॉइंटेड तर्क हो तो शुक्ला जी जवाब देंगे। देखिए, शुक्ला जी नहीं, ये विनय कटियार थे। मैं लेता हूं उनसे भी जवाब। शुक्ला जी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी सुन लेते, फिर आ रहा हूं कटियार साहब के पास। हमारा विषय आज का चर्चा का बिल्कुल भटक गया सर, कि अपराधों पर कैसे अच्छा नियंत्रण लाया जाए, उसके बजाय अगर हम केवल राजनैतिक रूप से एक दूसरे की आलोचना प्रत्यालोचना करने लगेंगे तो उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। कमियां निकालना बहुत आसान होता है, बुराई करना बहुत आसान होता है, और उसका सब धीरे धीरे सुनने वाले भी जान जाते हैं कि सब लोग पूर्वाग्रह ग्रस्त होकर जैसे पूर्ववर्ती सरकारों का आप करते हैं कि उस पर और आप उसी चीज को बता रहे हैं, केवल केंद्रित करें। और किस तरीके से आप नहीं बता पा रहे हैं कि मणिलाल पाटीदार आपको बता के भागे कि नहीं भागे, और माननीय सरकार को बता के भागे कि नहीं भगाए। मैं अपनी बात और वो जो वसूली कर रहे थे उसमें कितना शेयर सरकार का था ये भी बता दीजिए। अच्छा कटियार साहब बोलिए। देखिए, ये शेयर का जो काम है वो रॉबर्ट वडेरा जी को अच्छा पता है, उनसे पूछिए कि कैसे शेयर दिया जाता है और कैसे शेयर दिया जाता है। इसका जवाब तो कांग्रेस को भी पता है। इसका जवाब तो अजय वर्मा जी देंगे। पहले तो आप समाजवादी पार्टी का जवाब तो दीजिए। कपिल साहब का सवाल था आपसे। अडानी अंबानी साहब को भी पता है कि कमीशन कैसे दिया जाता है, ललित मोदी को भी पता है, मेहुल भाई को भी पता है, सारे गुजराती जो भागे हैं देश का पैसा। अच्छा कपिल साहब एक बात तो मानेंगे, देखिए इस सरकार में ठीक है आपके आरोप अपनी जगह है, विपक्ष में है, आपको आरोप लगाना चाहिए, लेकिन एक बात तो है इस सरकार में विल पावर तो है। चाहे वो पोस्टर्स लगा के कार्रवाई करना हो, चाहे वो दंगाइयों से वसूली करना हो, चाहे वो माफियाओं के ऊपर कार्रवाई करना हो, विल पावर तो है। आप इतना तो मानेंगे ना? बिल्कुल विल पावर नहीं है। देखिए करके दिखाया, कानून की हत्या अगर नहीं हो रही है तो वो सरकार का अपराधी का नहीं हो रही है। मैं बहुत सीधी सी बात कर रहा हूँ, आपको हाई कोर्ट ने लताड़ लगाई, शर्म नहीं आती है प्रभावी कि पोस्टर लगाने के बाद हाई कोर्ट। चलिए जब वर्मा साहब से जवाब लेता हूँ। क्यों नहीं लगाई? तो नहीं दोबारा पोस्टर लगाने की ठीक है, आ रहा हूँ। ये आपको दिखती है विल पावर, दिखती है क्या? देखिए, ये मैंने आपसे पहले भी कहा था कि ये जो प्रचंड बहुमत इन्होंने जिस तरह से भी लिया है उसकी हनक है। अगर बिल पावर होती तो जो 3 वादे माननीय योगी साहब के थे, क्या थे कि 90 दिन में गड्ढा मुक्त, अपराध युक्त और बिजली युक्त। आज 4 साल हो गए, अपराध बढ़ गया, अपराध युक्त हो गया मुक्त की जगह, गड्ढा युक्त हो गया उत्तर प्रदेश, और बिजली तो समझ लीजिए बस एनसीआर को छोड़ दीजिए, वो तो अपने पर्पज के लिए है, आप चुनाव में आ जाएगी। लेकिन सरकार का मुद्दा ना तो महंगाई कम करना है, ना पेट्रोल आज 85 से 90 और 91 रुपए तक इतिहास रिकॉर्ड तोड़ रहा है डीजल और पेट्रोल, और इसका पैसा जो इनके क्रोनो कैपिटलिस्ट मिस्ट हैं, देश की सरकार और प्रदेश की सरकार मिलकर जो बंदरबाट हो रहा है उसकी जांच होगी नहीं, उसे जीएसटी में लाएंगे नहीं है। वैसे आम जनता पे और किसानों के ऊपर 28% जीएसटी लगा देंगे। तो भाई मेरे इन सब चीजों को पूछने की, जानने की जरूरत है। सत्ता की हनक का मतलब ये नहीं होता कि आप हंस के उड़ा दीजिए, दूसरों पे आरोप लगा दीजिए, विपक्ष को, भारत को विपक्ष मुक्त कर दीजिए। कुछ समय तक तो आपका हो सकता है जब तक कार्यकाल है, सत्ता बदलते देर नहीं लगती है। कब कहां क्या पलट जाए, समय बदलते देर नहीं लगती, समय बहुत बलवान होता है और आपको जनता जवाब देगी। ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है। हाँ, 14 से जरूर घोषित कर। अच्छा एक बात बताइए वर्मा साहब, अगर 2022 में, ठीक है मैं थोड़ी संभावनाओं पे भी बात कर लेता हूं, अगर 2022 में जनता फिर से योगी जी को साथ देती है अपना वोटिंग के जरिए, तब तो आप मान जाएंगे कि जनता को लग गया, जनता ये मान गई कि सब कुछ बेहतर हुआ पिछले 5 साल। भविष्य के गर्त में क्या छिपा है, भविष्य के गर्त में तुषार जी क्या छिपा है, तब आप ईवीएम को दोष तो नहीं देंगे। मैं बताने जा रहा हूं भविष्य के गर्त में क्या छिपा है। इट इज ओनली गॉड नोज बेटर, या आजकल लोअर गॉड हैं 2, मोदी जी और योगी जी नोज बेटर, क्योंकि उनके पास सिस्टम है, उनके पास सारी संस्थाएं हैं, बस 3 ही जानते हैं ये। तो इसलिए अपोजिशन को तो एसपी सिंह साहब थे एक आईएएस अफसर, उन्होंने सवाल पूछा कोविड में तो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया। ठाकुर साहब पूछते हैं, उन पर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। अगर
पूर्व आईपीएस सूर्यप्रकाश शुक्ला सरकार के फेवर की बात तसल्ली नहीं से आपको करेंगे, तो जवाब इनके देंगे खिलाफ भी विनोद साहब। मुकदमे हो जाएंगे। देखिए विनोद साहब क्या था, अभी तक गाड़ी में थे, कहीं बाहर थे, व्यस्त समय से हमने उनका समय लिया था, लेकिन अब घर पहुंच गए, शायद आप तसल्ली से जवाब देंगे। विनोद साहब जरा जवाब दीजिए कि क्या ये सत्ता की हनक है जो आप कार्रवाइयां करते हो नियमों से बिल्कुल अलग हटके करते हैं, या ये एक सिस्टम का हिस्सा होता है? कैसे? बोलो विनोद जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? ठीक है। लगता है विनोद साहब के पास मेरी आवाज नहीं जा रही। जी से ले लो। मैं शुक्ला जी आपके पास आ रहा हूं। मुझे एक चीज एक बताइए, आपके एक्सपीरियंस से मैं पूछना चाहता हूं, क्योंकि आपने जब अपनी सर्विस दी उस दौरान किसकी सरकार थी, क्या सरकार थी, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये जो माफिया तमाम रहते थे, ये कितने दबंगई में रहते थे कि सरकार तो हम चलाते हैं या सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब जो आपको तमाम इनपुट्स मिलते होंगे आपके साथियों से, वो कितने बदले हुए सुर होते हैं? भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं। मेरी लगातार पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत होती रहती है और संपर्क में रहता हूं। मैंने बताया कि अगर किसी को अन्याय लगता हो किसी घटना में, तो हाई कोर्ट खुले हुए हैं और कोई ये नहीं कह सकता कि नहीं हाई कोर्ट किसी दबाव में है, और जिला अदालतें काम कर रही। शुक्ला जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? तुम्हारी आवाज उनके पास नहीं पहुंची। जी शुक्ला जी, देखिए जब पुलिस अच्छा काम करती है तो हम और हमारी पार्टी कभी भी उसको साइना करने से नहीं चूकते। तो यहीं पर जो और जब पुलिस के लोग बदमाशी करते हैं, बुरा करते हैं, मैंने अभी 2 पुलिस वालों के उदाहरण आपको दिए, तो उसकी आलोचना करनी चाहिए, उनका बहिष्कार करना चाहिए और वो सत्यता समझ लेनी चाहिए, आईना देख लेना चाहिए सरकार को। कानपुर का बिकरू कांड क्या हुआ था, पुलिस शहीद हुए थे 10, और आज तक क्या हुआ है उसमें पूरे देश को पता है। मारना उस समस्या का समाधान नहीं था, मार दिया तो राज भी दफन हो गए कि सरकार से कितनी उसकी मिलावट थी, कितनी उसकी सहयोगिता थी, कितनी भागीदारी थी, किस किस से संबंध थे, गृह मंत्री मध्य प्रदेश से उसका क्या कनेक्शन था। तो इसलिए मार के इतिश्री कर ली। जो सत्यता है सबको स्वीकारनी चाहिए, मानना चाहिए, जानना चाहिए। कपिल साहब जवाब दें। जिस तरह से शुक्ला जी कह रहे थे कि आपकी सरकार में बात होती है उनकी, या तमाम अपने ब्यूरोक्रेसी के साथियों से बात होती है, सब ये कहते हैं कि पहले से बहुत बेहतर है। नहीं, बहुत सीधी सी बात कह रहे हैं कि शुक्ला जी महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। जो चुनाई हुई सरकारें पहले काम रही हैं, अब ये दर्ज दिया जाता है कि जो चुनी हुई सरकार आ गई है तो उस पर प्रश्न मत उठाइए क्योंकि जनता ने उसको चुना है। तो क्या पहले वाली सरकारें शुक्ला जी और कटियार साहब चुनते रहे हैं क्या? तो ये प्रश्न ही इनका गलत। दूसरी चीज मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शुक्ला जी आईपीएस अधिकारी रहे हैं और आज महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी जोश होना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का तो सीधी सी बात रही है कि ब्रिजलाल साहब को भी उन्होंने अपना शुभेच्छा और आशीर्वाद प्रताप कराया, आपको भी कराए, हमें उसको एतराज नहीं है। गोगोई साहब को कराया, बहुत अच्छी बात है, आप लोग वैसा ही कीजिए। लेकिन एक हमारी बात का जवाब दीजिए कि मणिलाल पाटीदार के साथ जो चीजें हुई हैं और आज तक पकड़ा नहीं गया, ये सरकार की विफलता है कि सफलता है? और मणिलाल पाटीदार भागते समय आपको क्या बता के गए थे कि वो कहां जा रहे हैं? जुड़ गए हमारे साथ। नहीं, दूसरी चीज शुक्ला जी से एक बात और पूछ लीजिए भाई, शुक्ला जी से ये भी तो पूछ लीजिए कि अगर पुलिस की हनक उस समय कायम थी और लगता था कि इनसे प्रेशर में कोई सरकार कायम करा रही है, तो इनका ये प्रशासनिक विवेक क्यों नहीं कहा कि आप इस्तीफा दे दीजिए देश और प्रदेश के लिए और कलई खोल करके उस सरकारों की रख दीजिए? तो उस समय आप क्यों महिमा मंडित होते रहे? क्या प्रमोशन और उसके सोल्यूशन के लिए? और आज आपको कहीं और लाभ चाहिए तो आप इस तरीके से सरकार नहीं है ना सर, तो आप कहेंगे। ये तो देखिए सूर्य कुमार जी क्या बताएंगे, ये तो जग जाहिर है सर, कुछ चीजें बिना कहे समझ लेनी चाहिए और समझ में आती भी है। वैसे शुक्ला जी सर ठीक है, आपने सवाल किया, मैं जवाब ले लेता हूँ। जी, मैं दोनों बात का जवाब देना चाहता हूं। भाई साहब ने कहा कि नंबर 1 बात मणिलाल पाटीदार के बारे में सवाल किया, तो मैं बता दूं कि जहां तक मेरी सूचना है कि चूंकि ये ऑफिसर पुलिस का ट्रेंड ऑफिसर है,
और जानता है कि पुलिस क्या क्या प्रयास करेगी गिरफ्तारी के लिए और कैसे कैसे निगरानी करेगी, कैसे वारंट जारी कराएगी, कैसे, तो उसके कारण जब वो सारी पुलिस के दांव पे जानता है, उसके सिस्टम में कारण ये गिरफ्तारी में विलंब हो रहा है। नंबर एक, ये सिस्टम का फेल है कि नहीं है? लेकिन ये भी ध्यान, ये योगी सरकार का फेल है कि नहीं है? प्लीज विधायक की छोड़िए, ये बात बताइए। तब बताइए। अब अगर आप जबरदस्ती बोलते जाएंगे तो फिर मैं कैसे जवाब दे पाऊंगा। तो दूसरी बात कि आखिर ये पुलिस के ही अधिकारी हैं ना जिन्होंने जांच करके ये साबित किया कि ये अधिकारी पैसा मांग रहा था। नहीं, पुलिस के ही है ना, बाहर से तो नहीं आए हैं। चलिए, टॉपिक भी नहीं है आज का हमारे सर, मेरे पास समय भी बहुत कम है, मेरे पास समय बहुत कम है, 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। विनोद साहब काफी समय से हमारे साथ, उनका कनेक्शन नहीं हो पा रहा था। मैं जरा विनोद साहब के पास चलता हूँ। शुक्ला जी बहुत जल्दी में कंप्लीट कीजिए, फिर विनोद के पास जाना मुझे। बोलिए। तो वो भी तो पुलिस के ही अधिकारी हैं जिन्होंने ये जांच करके बताया है। और तीसरी बात कि जहां तक ये जो कह रहे हैं भाई साहब कि वो लाभ लेने की उम्मीद, देखिए एक होती है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात कि आप उस अलग अलग धाराएं होती हैं, विचारधाराएं होती हैं, उसके अनुसार लोग काम करते हैं। तो आप लोग भी उस तरह से, मैं उसका सम्मान करता हूं। और आपको भी चाहिए कि जो भी व्यक्ति अपने विचारधारा के अनुरूप कोई बात कहता है, मैंने ये तो नहीं कहा कि नहीं आप अपराधों को संरक्षण आपकी पार्टी दे रही थी, मैंने ये तो नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि व्यक्ति होते हैं जो संरक्षण देते हैं। सरकारें तो सारी ये चाहती हैं कि अपराध कंट्रोल में रहे, जनता का कल्याण। ठीक है शुक्ला जी, मेरे पास समय कम है। कटियार साहब जरा जवाब दीजिए, काफी समय से आपका कनेक्शन हमसे टूटा हुआ था। क्या ये सिलेक्टिव है? देखिए 3-4 सवाल आपके ऊपर उठे हैं, मैं चाहूंगा कि आखिर में उन सारे सवालों का पॉइंटेड जवाब दीजिए। पहला ये कि आप सिलेक्टेड कार्रवाई करते हैं, दूसरा ये कि आप सिलेक्टिव कार्रवाई करने के लिए नियमों को ताक पर रख देते हैं, और तीसरा ये कि आप सत्ता के हनक में हैं और सत्ता के हनक की वजह से आप ये लगातार कर रहे हैं जिससे कि जनता देखे कि देखिए वाह क्या काम किया है, लेकिन वो नियमों के खिलाफ होती है, सत्ता की हनक होती है, मुख्य मुद्दों से भटका रहे हैं। देखिए कांग्रेस का आपसे सवाल। देखिए आदरणीय तुषार जी, ये काम हम लोगों का नहीं है भटकाने का। हम लोग नियम सम्मत कार्य कर रहे हैं, कानून से कानून सम्मत कार्य। कभी सर जरा सुन लेते हैं। अगर हम किसी कार्रवाई कर रहे हैं तो नियम और दायरे में काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में काम कर रहे हैं। किस सेक्शन से? सेक्शन बताइए। सवाल यही है कि किस नियम के तहत, क्लियर कर दीजिए यहाँ पर पॉइंट को। ये इलेक्टिव नहीं है, ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी व्यवस्था के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। कोई भी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कितना। ठीक है कबीर साहब, देखिए अगर नियमों के विरुद्ध है तो आप कोर्ट जाइए ना, कोर्ट भी तो जा सकते हैं, आप कोर्ट भी तो नहीं जाते। अगर आपको लगता है सरकार नियमों के विरुद्ध काम कर रही है, आप कोर्ट जाइए, आप कोर्ट जाके, आप तो अधिवक्ता हैं, आपके लिए तो बहुत करीब का रास्ता है, आप तो जा सकते हैं। चलिए मेरे पास समय बहुत कम है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए बस इतना ही, आगे भी खबरों का सिलसिला जारी